आज मैं आप लोगों के साथ एक कमेंट बॉक्स क्वेरी मेरी आई हुई थी, उस पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। मेरे चैनल के बहुत पुराने व्यूअर हैं ये मिस्टर जीपी शुक्ला। ये कहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो मार्केट के विपरीत क्यों चलता है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर होता है तो मेरा पोर्टफोलियो नीचे रहता है, और जब मार्केट नीचे रहता है तो मेरा पोर्टफोलियो ऊपर रहता है। तो मैं इसका मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, और कॉमन प्रॉब्लम का डिस्कशन मुझे लगता है सबके साथ होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मतलब हमारा पोर्टफोलियो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, उसका रीज़न मैंने बैठी और मैंने अच्छे से कुछ चीज़ें सोचने की कोशिश की कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। अक्सर मेरा पोर्टफोलियो अगर मार्केट अप है तो मेरा पोर्टफोलियो भी अप रहेगा, और अगर मार्केट डाउन आता है तो मेरा पोर्टफोलियो भी थोड़ा डाउन आ जाता है। तो उसी तरह से मतलब इनकी बात में और मेरे पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। बहुत सॉलिड रीजंस मिले हैं, बहुत ध्यान से पूरा वीडियो सुनना है। 3-4 पॉइंट हैं, अगर आप लोग उनको अपने दिमाग में उतार लोगे, जहन में उतार लोगे, और उसके बाद आप अपना मार्केट ट्राई करोगे, शेयर मार्केट में बाइंग्स करोगे, सेलिंग्स करोगे ना, तो पॉसिबली आपको भी थोड़ा टाइम बाद में, अगर मार्केट अप है तो आपका पोर्टफोलियो भी उसी अकॉर्डिंग अप, और अगर मार्केट डाउन है तो आपका पोर्टफोलियो भी डाउन उसी अकॉर्डिंग होने लग जाएगा। वो 3-4 पॉइंट पे बात करते हैं, वन बाय वन बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। पूरा वीडियो अच्छे से सुनना है आपको। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन वन बाय वन बात करते हैं। पहली चीज़ पे बात करना चाहूँगी, कभी भी हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड नहीं होगा। यस, मैं आपको लिखित में दे सकती हूँ, आप किसी का भी पोर्टफोलियो उठा के देख लेना कि कोई भी पर्सन अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हुए एक डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा। एक गोल्डन रूल आपको बताती हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में मैं बार बार बात करती हूँ ना, कि कम से कम 10 सेक्टर्स के शेयर्स होने चाहिए, और उन 10 सेक्टर्स में से केवल एक पिक करो। मैं दिन रात पोर्टफोलियो रिव्यू करती हूँ लोगों के, और एक चीज़ कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं ना, अगर किसी के पास बैंकिंग के स्टॉक्स है ना, तो उसने 5 शेयर केवल बैंकिंग ले रखा, उसने पीएनबी भी ले रखा है, उसने यस बैंक भी ले रखा है, उसने साउथ इंडियन बैंक भी ले रखा है, उसने स्टेट बैंक भी ले रखा है, उसने कैनरा बैंक भी ले रखा है, उसने सारे बैंक ले रखे हैं। किसी का पोर्टफोलियो देखो, उसके पास आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, केएनआर भी मिलेगा, मतलब एक ही कंस्ट्रक्शन के ही उसके पास 4 स्टॉक्स मिलेंगे। आईटी का मैंने अभी एक पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, उनके पास टोटल पोर्टफोलियो में 90% अलोकेशन उनका आईटी सेक्टर्स की तरफ था। तो आप देखो ना कि आप कहाँ उस रूल को फॉलो करते हो कि 10 सेक्टर की 10 टॉप कंपनियां जो भी आपको अच्छी लगती हैं, अगर टॉप भी नहीं आपको पिक करना आता ना, तो एक सेक्टर से केवल एक और एक ही कंपनी आपको बाय करनी है। कभी भी शेयर मार्केट केवल एक सेक्टर की वजह से नहीं चलता है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट के साथ मूव इसी वजह से नहीं कर पाता, क्योंकि आप कभी भी मार्केट के अकॉर्डिंग हर बार हर साल अगर मार्केट गवर्न करता है, अगर मार्केट चलता है ना, तो कुछ पर्टिकुलर 8 से 10 सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से शेयर मार्केट तेज़ चलता है। चाहे वो मिड कैप सेक्टर हो, चाहे वो स्मॉल कैप्स हो, चाहे वो लार्ज कैप्स हो, बस चाल में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलो, सबसे पहले एक थंब रूल आपको बनाना होगा कि एक सेक्टर से केवल एक ही पिक रखना है। आईटी है तो कोई भी लो, आपको स्मॉल कैप में इंटरेस्ट है स्मॉल कैप लो, आपको मिड कैप में इंटरेस्ट है मिड कैप लो, आपको लार्ज कैप में इंटरेस्ट है आप लार्ज कैप लो, लेकिन केवल और केवल एक स्टॉक आपको रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हो, कोई भी एक लार्ज कैप रख लो और कोई भी एक मिड कैप या स्मॉल कैप, जो भी आप खेलना चाहते हो। वो थोड़ा मीडियोकर सा हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, लेकिन हाँ, मैं फिर भी आपको बेस्ट बताती हूँ कि आप कोशिश करो कि एक सेक्टर से आपको एक ही प्लेयर उठाना है, और सारा का सारा पैसा फुल रिसर्च और फुल एनालिसिस करके आपको उस सेक्टर के उस कंपनी की तरफ देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे, अगर आपके पास 10 सेक्टर के 10 पिक्स हैं, एक सेक्टर की 8 कंपनी नहीं है, 10 सेक्टर की 10 अलग अलग कंपनी है, तो आप मान के चलना जैसे जैसे निफ्टी अप जाएगा आपका पोर्टफोलियो अप जाएगा, और जैसे जैसे निफ्टी डाउन जाएगा आपका पोर्टफोलियो डाउन जाएगा। सेकंड बिगेस्ट कॉमन मिस्टेक जो मुझे दिखाई देती है ना, कि निफ्टी के टॉप आउट होने के बाद भी लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ना लॉन्ग टर्म के नाम पे पोर्टफोलियो में 15-15 और 20-20 और 25-25 साल तक शेयर्स रख के बैठे हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो देखे हैं
हैं, 20-20 करोड़ के पोर्टफोलियो देखे हैं, और उनसे मैंने पूछा कि ये कब से लिया हुआ शेयर है। मतलब एक पर्सन का मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने उनके पोर्टफोलियो में केवल और केवल लार्ज कैप्स हैं। एक्चुअली उनको मिड कैप का और उन सब का कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। पुराने प्लेयर हैं, 1990-92 से वो शेयर मार्केट में, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मिड कैप सेक्टर का पता नहीं होने की वजह से उन्होंने अपना पूरा 10-15-20 करोड़ जितना भी था ना, वो सारा का सारा लार्ज कैप में रख रखा था। और दुख इस बात से हो रहा था कि 2021 के बाद जो शेयर मार्केट में तेज़ी है, उसका इम्पैक्ट मुझे अपने पोर्टफोलियो पे क्यों नहीं दिखाई दिया। तो आपने कभी कोशिश ही नहीं की अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की कि क्या जो स्टॉक आपके पास हैं, क्या वो स्टॉक और वो सेक्टर इस वक्त निफ्टी में जो तेज़ी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं। आपने कोई भी स्टॉक अपने मन मर्जी से कितना भी भर रखा है, ना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का ध्यान रखते हैं, ना ही निफ्टी। देखो एक बात बता देती हूँ, जब भी निफ्टी टॉप आउट होता है ना, तो वो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से होता है। और अगर निफ्टी के टॉप आउट होने के बाद आपने उन सेक्टर से प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं किया, शेयर्स की शिफ्टिंग नहीं की, तो आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं निफ्टी की ग्रोथ को टच नहीं कर पाएगा। निफ्टी कहीं भी चला जाएगा और आपका पोर्टफोलियो वहीं रखा रहेगा, वो ग्रोथ आपको पोर्टफोलियो में नहीं दिखाई देगी। तो समय रहते हुए आपको अपने पोर्टफोलियो में से वो शेयर्स जो बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने और 5 गुने हो गए हैं, उन सेक्टर्स और उन शेयर्स के प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप उनको रख के बैठे रहोगे ना, आपको एक बात बता दूं, कभी भी किसी भी सेक्टर या किसी भी कंपनी में चाल सिर्फ चल आए ही नहीं जाती। ये इस साल का थोड़ा सा ये मैंने मेरे जो पुराने 10-15 साल का एक्सपीरियंस है ना, उस पूरे एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, इस साल जो जिन सेक्टर और जिन कंपनीज़ में चाल आई है उसका रीज़न कुछ और था, लेकिन आप समझो कि वही बैक टू बैक रीजंस की वजह से वो शेयर जो आज 30 रुपये से 500 रुपये हुआ है, अब वो शेयर 500 रुपये से 50,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रही हूँ, कभी भी केवल चाल पे चाल आए ही नहीं चलती जाती। वो स्टॉक कहीं ना कहीं जाके ज़रूर रुकता है, और उस रुकने के बाद वो कंसोलिडेशन पीरियड कितना लॉन्ग हो सकता है ये कोई डिसाइड नहीं कर पाता। कभी कभी वो कंसोलिडेशन पीरियड आपको 6 महीने और 6 साल तक भी, मतलब वो कितना भी लॉन्ग हो सकता है। वो डिपेंड करेगा मार्केट पे कि मार्केट में कब उस शेयर के लिए बाइंग सेंटिमेंट्स आएंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो लोग बहुत लॉन्ग प्रॉफिट्स पे कहीं बैठे हैं ना, अगर आपका शेयर इन्हीं 1-2 साल में 2 गुना और 3 गुना हुआ है ना, तो आप कोशिश करो उस शेयर से टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करने की। अगर टाइमली प्रॉफिट बुकिंग आपने नहीं की तो आप निफ्टी में होने वाली तेज़ी का असर अपने पोर्टफोलियो पे नहीं देखोगे। निफ्टी भागता चला जाएगा और आपका पोर्टफोलियो एक जगह स्टैग्नेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने निफ्टी को भगाने के लिए जिम्मेदार शेयर और सेक्टर्स की तरफ आपने ध्यान ही नहीं किया। उन सेक्टर्स की तरफ आपने अपना पैसा शिफ्ट करने की कोशिश ही नहीं की। और लास्ट बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि लॉन्ग टर्म के नाम पे, मतलब मैंने अक्सर देखा है लोगों से ना, जब मैं उनसे पोर्टफोलियो में शेयर्स पूछती हूँ ना कि भाई आपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को 370 रुपये पे क्यों ख़रीदा, और बहुत ही वाहियात सा जवाब मिलता है सुनने को। जियो फाइनेंस की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, एक दिन 10 गुना ज़रूर होगी। तो भैया मैं आपको साफ साफ बता दूं, वो दिन तो पता नहीं आज से 10 साल बाद आएगा कि 50 साल बाद आएगा, जब देख लिया जाएगा। लेकिन कभी भी जब तक कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का बिजनेस, कंपनी की सेल्स उस कंपनी के प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती है, तब तक उस कंपनी का शेयर टिका नहीं रह सकता। ना तो टिकेगा और ना वो ही बढ़ेगा। जिन लोगों ने मेरे से टाइमली पोर्टफोलियो रिव्यू करवाया था, मैंने उनको बताया था कि 370 रुपये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बहुत ही ख़तरनाक लेवल्स हैं। मुझे नहीं लगता ये शेयर अब इससे और आगे जाने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा लगता था उस वक्त भी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस किसी भी तरह से उन प्राइसेस को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। स्टॉक का पी आप देखो कितना हो रखा है, स्टॉक की सेल्स ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं, मतलब उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है जितना उस कंपनी के प्राइस में उछाल आया है। वो केवल एक ऑपरेटर प्ले था और रिटेलर ट्रैप था।
बहुत सारे लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लॉन्ग टर्म के नाम पे, मतलब जिन्होंने भी 370 और 380 पे जाके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खरीदा है ना अगले 10 साल के लिए, तो वो 10 साल तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके बैठे रहेंगे, तब शायद उनका पैसा दुगना हो पाए। बाकी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, अगर आपने टाइमली पोर्टफोलियो रीबैलेंस की तरफ ध्यान दिया तो वो शायद आपको इसी साल में भी दुगना होके दिखा देंगे। निफ्टी के उन सेक्टर्स और उन स्टॉक्स की पहचान करने की कोशिश किया करो। केवल भागते हुए शेयर्स में आपने लॉन्ग टर्म के नाम पे अगर एंट्री बनाई, बाइंग्स की, तो आपको कभी भी आपका पोर्टफोलियो वो रिटर्न नहीं देगा जो निफ्टी में आपको रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और एक बात आपको बता दूं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। अगर आपने शेयर मार्केट को सीख के और समझ के एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पैसा लगाया तो आपको इस दुनिया में कोई भी जहां अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं ना, उससे कहीं अच्छे रिटर्न्स आपको शेयर मार्केट में मिलेंगे। लेकिन खुद आते ही अगर आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आप बोलते हो कि मार्केट में गेंस नहीं आते, मार्केट में लॉस होता है। आते के साथ आप एफएनओ करते हो। एफएनओ आज तक मेरी भी करने की हिम्मत नहीं होती है। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि क्या मुझे एफएनओ की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बार बार मुझे यही आवाज़ आती है कि नहीं, अभी मेरा एक्सपीरियंस और मेरी एक्सपर्टीज़ एफएनओ के लायक नहीं हुई है। हाँ, आज से शायद 4-5 साल बाद में मैं एफएनओ करने की सोचूं। 15 साल का अभी एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट करियर का बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और उसके बाद में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। लेकिन एफएनओ की तरफ जाने की अभी भी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो शेयर मार्केट में आते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, और खुलवाते के साथ जो वो फर्स्ट काम करते हैं ना, वो जाके एफएनओ में अपना पैसा लगाते हैं। 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं कि मैम इतना नुकसान हो गया, मैम उतना नुकसान हो गया। क्योंकि एफएनओ में कभी भी नुकसान आपको 2-5 हज़ार का नहीं होगा। एफएनओ का नुकसान ही आपको 2, 4, 5 लाख से शुरू होता है। 1.5 करोड़ तक का लोगों को एफएनओ में नुकसान हुआ है। एक झटके में, एक दिन में, एक सेकंड में नुकसान होता है लोगों को एफएनओ में। फिर भी बहुत लोगों को फेवरेट लगता है एफएनओ और जाके वहाँ पैसा लगाते हैं। और जो थोड़े बहुत डरने वाले होते हैं वो आते के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो अपने जो भी उनकी 50,000, 1 लाख, 2 लाख होता है वो ट्रेडिंग में खो देते हैं, इंट्राडे में खो देते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है ना, तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छी कंपनीज़ को पहचानना पड़ेगा, शेयर मार्केट को सीखना पड़ेगा, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की समझ लेनी पड़ेगी, तब जाके आप शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।